दिल्ली आने से पहले वो इंबाला छावनी में थी जहां कई गोरे उसके गाहक थे। उन गोरों से मिलने जुलने के बावजूद वो अंग्रेजी के 10-15 जुमले सीख गई थी। उनको वो आम गुफ्तगू में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और राज का कारोबार न चला तो एक रोज उसने अपनी पड़ोसिन तमंचा जान से कहा, दिस लीफ वेरी बैड, यानी ये जिंदगी बहुत बड़ी है जबकि खाने ही को नहीं मिलता। इंबाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छी तरह चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आ जाते थे और वो 3-4 घंटों ही में 8-10 गोरों को नमटा कर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करती थी। ये गोरे उसके हमवतनों के मुकाबले में बहुत अच्छे थे। उसमें कोई शक नहीं कि वो ऐसी जुबान बोलते थे जिसका मतलब सुल्ताना की समझ में नहीं आता था, मगर उनकी जुबान से ये लालमी उसके हक में बहुत अच्छी साबित होती थी। अगर वो उससे कुछ रियायत चाहते तो वो सर हिला कर कह दिया करती थी, साहब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आता। और अगर वो उससे ज़रूरत से ज़्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी ज़ुबान में गालियाँ देना शुरू कर देती थी। वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते तो वो उनसे कहती, साहब तुम एक दुमलो का पठा है, हरामज़ादा है, समझा। ये कहते वक्त वो अपने लहजे में सख्ती पैदा न करती बल्कि बड़े प्यार के साथ उनसे बातें करती। ये गोरे हंस देते और हंसते वक्त वो सुल्ताना को बिल्कुल अलू के पठे दिखाई देते। मगर यहाँ दिल्ली में वो जब से आई थी एक गोरा भी उस के यहाँ नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के उस शहर में रहते हो गए थे जहां उसने सुना था कि बड़े लाड साहब रहते हैं, जो गर्मियों में शिमले चले जाते हैं। मगर सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए थे। सिर्फ 6, यानी महीने में 2, और उन 6 गाहकों से उसने खुदा झूठ ना बलवाए तो 18.5 रुपए वसूल किए थे। 3 रुपए से ज्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने उनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपए बताया था, मगर ताज की बात है कि उनमें से हर एक ने यही कहा, भाई हम 3 रुपए से एक कौड़ी ज्यादा न देंगे। न जाने क्या बात थी कि उनमें से हर एक ने इसे सिर्फ 3 रुपए के काबिल समझा। चुनाचा जब छुट्टा आया तो उसने खुद उससे कहा, देखो मैं 3 रुपए एक टीम के लूंगी, उससे एक ढीला तुम कम कहो तो मैं न लूंगी। तुम्हारी मर्जी हो तो रहो वरना जाओ। छठे आदमी ने ये बात सुनकर तकरार न की और उसके यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में दरवाजे वरवाजे बंद करके वो अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो न दिया, लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई उजनी जेब में इसे निकाल कर उसको दे दी और सुल्ताना ने भी चपके से ले ली कि चलो जो आया है गनीमत है। 18.5 रुपए 3 महीनों में 20 रुपए माहवार। तो उस कोठे का किराया था जिसको मालिक मकान अंग्रेजी जुबान मैं फ्लैट कहता था। उस फ्लैट में ऐसा पाखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नीचे नल में गायब हो जाती थी और बड़ा शोर होता था। शुरू शुरू में तो उस शोर ने इसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो रफा हाजत के लिए उस पाखाना में गई तो उसके कमर में शिद्दत का दर्द हो रहा था। फारग होकर जब उठने लगी तो उसने लटकी हुई जंजीर का सहारा ले लिया। उस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, चूंकि ये मकान खास हम लोगों की रहाइश के लिए तैयार किए गए हैं, ये जंजीर उस लिए लगाई गई है कि उठते वक्त तकलीफ ना हो और सहारा मिल जाया करे। मगर जुनाई उसने जंजीर पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खटखट सी हुई और फिर एकदम पानी उस शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदा बख्श दूसरे कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान दरसत कर रहा था और एक साफ बोतल में हाइड्रोकोनीन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना की चीख सुनी। दौड़ कर वह बाहर निकला और सुल्ताना से पूछा, क्या हवा? ये चीख तुम्हारी थी? अलामत तमिलैक, अलामत तमिलैक। सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये मवा पाखाना है या क्या है? बीच में ये रेलगाड़ियों की तरह जंजीर क्या लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था। मैंने कहा चलो उसका सहारा ले लूंगी, पर उस मोई जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हवा के मैं तुमसे क्या कहूँ। उस पर खुदा बख्श बहुत हंसा था और उसने सुल्ताना को उस पैखाने की बाबत सब कुछ बता दिया था कि ये नए फैशन का है जिसमें जंजीर हिलाने से सब गंदगी नीचे जमीन में धंस जाती है। खुदा बख्श और सुल्ताना का आपस में कैसे संबंध हवा ये एक लंबी कहानी है। खुदा बख्श रावलपिंडी का था। इंटर्न्स पास करने के बाद उसने लारी चलाना सीखा। चुनाचा 4 बरस तक वो रावलपिंडी और कश्मीर के दरमियान लारी चलाने का काम करता रहा। उसके बाद कश्मीर में उसकी दोस्ती एक औरत से हो गई। उसको भिगा कर वो लाहौर ले आया। लाहौर में चूंकि उसको कोई काम न मिला, उसलिए उसने औरत को पेशे बढ़ा दिया। 2-3 बरस तक ये सिलसिला जारी रहा और वो औरत किसी और के साथ भाग गई।
खुदा बख्श को मालूम हुआ कि वो इनबाला में है। वो उसकी तलाश में इनबाला आया जहां उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चनाचा दोनों का संबंध हो गया। खुदा बख्श के आने से एकदम सुल्ताना का कारोबार चमक उठा। औरत चूंकि ज़ईफ़ अल-एतिक़ाद थी उसलिए उसने समझा कि खुदा बख्श बड़ा भागवान है जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई। चनाचा उस खुश इत्तेक़ादी ने खुदा बख्श की वक़्त उसकी नज़रों में और भी बढ़ा दी। खुदा बख्श आदमी मेहनती था। सारा दिन हाथ पर हाथ धर कर बैठना पसंद नहीं करता था। चनाचा उसने एक फोटोग्राफर से दोस्ती पैदा की जो रेलवे स्टेशन के बाहर मिनट कैमरे से फोटो खींचा करता था। उसलिए उसने फोटो खींचना सीख लिया। फिर सुल्ताना से 60 रुपये लेकर कैमरा भी खरीद लिया। आहिस्ता आहिस्ता एक पर्दा बनवाया, 2 कर्सियां खरीदें और फोटो धोने का सब सामान लेकर उसने अलहदा अपना काम शुरू कर दिया। काम चल निकला। चनाचा उसने थोड़ी ही देर के बाद अपना अड्डा इनबाले छावनी में कायम कर दिया। यहाँ वो गोरों के फोटो खींचता रहता। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी के मुतादिद गोरों से वाकफियत हो गई। चनाचा वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदा बख्श के जरिया से कई गोरे सुल्ताना के मुस्तकिल गाहक बन गए और उसकी आमदनी पहले से दोगुनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बुंदे खरीदे, 5.5 तोले की 8 किंगनियां भी बनवा ली, 10-15 अच्छी अच्छी साड़ियां भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। किस्सा मुख्तसर ये कि इनबाला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी मगर एका कि न जाने खुदा बख्श के दिल में क्या समाई कि उसने देहली जाने की ठान ली। सताना इनकार कैसे करती जबकि खुदा बख्श को अपने लिए बहुत मुबारक ख्याल करती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल कर लिया। बल्कि उसने ये भी सोचा कि इतने बड़े शहर में जहां लाट साहब रहते हैं उसका धंधा और भी अच्छा चलेगा। अपनी सहेलियों से वो दिल्ली की तारीफ सुन चुकी थी। फिर वहां हजरत निजाम अल-दीन औलिया की खानका थी जिससे इसे बेहद अकीदत थी। चुनाचा जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बीच बाज कर वो खुदा बख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ पहुंचकर खुदा बख्श ने 20 रुपए माहवार पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया जिसमें वो दोनों रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चली गई थी। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर का यह हिस्सा खास किस्बियों के लिए मुकर्रर कर दिया था ताकि वो शहर में जगह जगह अपने अड्डे न बनाएं। नीचे दुकानें थीं और ऊपर 2 मंजिला रहायशी फ्लैट। क्योंकि सब इमारतें एक ही डिज़ाइन की थीं उसलिए शुरू शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाश करने में बहुत दिक्कत महसूस हुई थी। पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई। यहाँ मिले कपड़ों की धुलाई की जाती है। ये बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ्लैट तलाश कर लिया करती थी। इसी तरह उसने और बहुत सी निशानियां कायम कर ली थीं। मसलन बड़े बड़े हरूफ में जहां कोलों की दुकान लिखा था वहां उसकी सहेली हेराबाई रहती थी जो कभी कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी। जहां शरफा के खाने का एला इंतजाम है लिखा था वहां उसकी दूसरी सहेली मख्तार रहती थी। नवाड़ के कारखाना के ऊपर अनवरी रहती थी जो इसी कारखाना के सेठ के पास मुलाजिम थी। क्योंकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाना की देखभाल करना होती थी उसलिए वो अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही गाहक रोड़े ही आते हैं। चनाचा जब 1 महीने तक सुल्ताना बेकार रही तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी। पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर ना आया तो इसे बहुत तशवीश हुई। उसने खुदा बख्श से कहा, क्या बात है खुदा बख्श, 2 महीने आज पूरे हो गए हैं हमें यहाँ आए हुए, किसी ने अधर का रुख भी नहीं किया। मानती हूँ आजकल बाजार बहुत मंदा है, पर इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर में कोई शक्ल देखने ही में न आए। खुदा बख्श को भी ये बात बहुत अरसा से खटक रही थी मगर वो खामोश था। पर जब सुल्ताना ने खुद बात छेड़ी तो उसने कहा, मैं कई दिनों से उसकी बाबत सोच रहा हूँ। बात समझ में आती है। वो ये कि जंग की वजह से लोग बाग दूसरे धुंधों में पड़कर उधर का रास्ता भूल गए हैं। या फिर ये हो सकता है कि वो उसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। खुदा बख्श और सुल्ताना दोनों उस आवाज की तरफ मुतवज्जे हुए। थोड़ी देर के बाद दस्तक हुई। खुदा बख्श ने लपक कर दरवाजा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये पहला गाहक था जिससे 3 रुपए में सौदा तय हुआ। उसके बाद 5 और आए यानी 3 महीने में 6, जिनसे सुल्ताना ने सिर्फ 18.5 रुपए वसूल किए। 20 रुपए माहवार तो फ्लैट के किराया में चले जाते थे। पानी का टैक्स और बिजली का बिल जुदा था। उसके अलावा घर के दूसरे खर्च थे। खाना पीना, कपड़े लते, दवा दारू और आमदन कुछ भी नहीं थी। 18.5 रुपए 3 महीने में आए तो इसे आमदन तो नहीं कह सकते।
सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कंगनियां जो उसने इन बाले में बनवाई थीं आहिस्ता आहिस्ता बुक गईं। आखिरी कंगनी की जब बारी आई तो उसने खुदा बख्श से कहा, तुम मेरी सुनो और चलो वापस इन बाले में, यहाँ किया धरा है भाई होगा, पर हमें तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहाँ खूब चलता था, चलो वहीं चलते हैं। जो नुकसान हवा है उसको अपना सरसदका समझो। उस कंगनी को बीच कर आओ, मैं इस बाब वगैरह बांध कर तैयार रखती हूँ। आज रात की गाड़ी से यहाँ से चल देंगे। खुदा बख्श ने कंगनी सुल्ताना के हाथ से ले ली और कहा, नहीं जान मन, इन बाला अब नहीं जाएंगे, यहीं दिल्ली में रहकर कमाएंगे। ये तुम्हारी चूड़ियां सबकी सब यहीं वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है, यहाँ भी वो कोई ना कोई इसबाब बना ही देगा। सुल्ताना चुप हो रही, चुनाचा आखिरी कंगनी हाथ से उतर गई। बुझे हाथ देखकर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट भी तो आखिर किसी हेले से भरना था। जब 5 महीने गुजर गए और आमदन खर्च के मुकाबले में चौथाई से भी कुछ कम रही तो सुल्ताना की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। खुदा बख्श भी सारा दिन अब घर से गायब रहने लगा था। सुल्ताना को उसका भी दुख था। उसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी 2-3 मिलने वालियां मौजूद थीं जिनके साथ वो अपना वक्त काट सकती थी, पर हर रोज उनके यहाँ जाना और घंटों बैठे रहना उसको बहुत बुरा लगता था। चुनाचा आहिस्ता आहिस्ता उसने उन सहेलियों से मिलना जुलना बिल्कुल तर्क कर दिया। सारा दिन वो अपने सनसनान मकान में बैठी रहती। कभी छालियां काटती रहती, कभी अपने पुराने और पट्टे हुए कपड़ों को सेती रहती और कभी बाहर बालकोनी में आकर जुंगले के साथ खड़ी हो जाती और सामने रेलवे शेड में साकत और मुतहर कंजुनों की तरफ घंटों बेमतलब देखती रहती। सड़क की दूसरी तरफ माल गोदाम था जो उस कोने से उस कोने तक फैला हुआ था। दाहिने हाथ को लोहे की छत के नीचे बड़ी बड़ी गांठें पड़ी रहती थीं और हर किस्म के माल इस बाब के ढेर से लगे रहते थे। बाएं हाथ को खुला मैदान था जिसमें बेशुमार रेल की पटरियां बची हुई थीं। धूप में लोहे की ये पटरियां चमकते तो सुल्ताना अपने हाथों की तरफ देखती जिन पर नीली नीली रगे बिल्कुल उन पटरियों की तरह भरी रहती थीं। उस लंबे और खुले मैदान में हर वक्त इंजन और गाड़ियां चलती रहती थीं। कभी अधर कभी अधर। उन इंजनों और गाड़ियों की चक चक पैक पैक सदा गूंजती रहती थी। सुबह सवेरे जब वो उठकर बालकोनी में आती तो एक अजीब समा नजर आता। धुंधलके में अंजुनों के मुंह से गाढ़ा गाढ़ा धुआं निकलता था और गुदले आसमान की जानिब मोटे और भारी मींयों की तरह हटता दिखाई देता था। भाप के बड़े बड़े बादल भी एक शोर के साथ पटरियों से उठते थे और आंख झपकने की देर में हवा के अंदर घल मिल जाते थे। फिर कभी कभी जब वो गाड़ी के किसी डब्बे को जिसे अंजन ने धक्का देकर छोड़ दिया हो, अकेले पटरियों पर चलता देखती तो इसे अपना ख्याल आता। वो सोचती कि इसे भी किसी ने जिंदगी की पटरी पर धक्का देकर छोड़ दिया है और वो खुद ब खुद जा रही है। दूसरे लोग कांटे बदल रहे हैं और वो चली जा रही है, न जाने कहाँ। फिर एक रोज ऐसा आएगा जब उस धक्के का जोर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा और वो कहीं रख जाएगी, किसी ऐसे मकाम पर जो उसका देखा भाला ना होगा। यूं तो वो बेमतलब घंटों रेल की उन टेढ़ी बांग की पटरियों और ठहरे और चलते हुए अंजुनों की तरफ देखती रहती थी, पर तरह तरह के ख्याल उसके दिमाग में आते रहते थे। इम्बाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहां उसने कभी उन चीजों को ऐसी नजरों से नहीं देखा था। तो कभी कभी उसके दिमाग में ये भी ख्याल आता कि ये जो सामने रेल की पटरियों का जाल सा बचा है और जगह जगह से भाप और धुआं उड़ रहा है, एक बहुत बड़ा चुकला है। बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन अधर अधर धुकीलते रहते हैं। सुल्ताना को तो बास औकात ये इंजन सेट मालूम होते हैं जो कभी कभी इम्बाला में उसके यहाँ आया करते थे। फिर कभी कभी जब वो किसी इंजन को आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों की कतार के पास से गुजरता देखती तो इसे ऐसा महसूस होता कि कोई आदमी चुकले के किसी बाजार में से ऊपर कोठों की तरफ देखता जा रहा है। सुल्ताना समझती थी कि ऐसी बातें सोचना दिमाग की खराबी का बाउस है। चुनाचा जब उस किस्म के ख्याल उसको आने लगे तो उसने बालकोनी में जाना छोड़ दिया। खुदा बख्श से उसने बारहा कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो, मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना से ये कहकर उसकी तशफी कर दी, जान मन, मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र कर रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों ही में बीड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे मगर अभी तक ना सुल्ताना का बीड़ा पार हुआ था ना खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना सर पर आ रहा था मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी न था। मुख्तार ने लेडी हैमिल्टन
की एक नई वज़ा की कमीज बनवाई थी जिसकी आस्तीनें काली जारजुट की थी। उसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली साटन की शलवार थी जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी जारजुट की एक बड़ी नफीस साड़ी खरीदी थी। उसने सुल्ताना से कहा था कि वो उस साड़ी के नीचे सफ़ेद बोस्की का पेटीकोट पहनेगी क्योंकि ये नया फैशन है। उस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी काली मखमल का एक जूता लाई थी जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीज़ें देखे तो उसको उस एहसास ने बहुत दुख दिया कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की इस्तात नहीं रखती। अनवरी और मुख्तार के पास ये लिबास देखकर जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत महमूम था। इसे ऐसा मालूम होता था कि थोड़ा सा उसके अंदर पैदा हो गया है। घर बिल्कुल खाली था। खुदा बख्श हस्ब मामूल बाहर था। देर तक वो दरी पर गांव तक या सर के नीचे रखकर लेटी रही, पर जो उसकी गर्दन ऊंचाई के बाव से कुर्सी गई तो हटकर बाहर बालकोनी में चली गई ताकि गमअफ़ज़ा ख्यालात को अपने दिमाग में से निकाल दे। सामने पटरियों पर गाड़ियों के डब्बे खड़े थे पर अंजन कोई भी न था। शाम का वक्त था। छिड़काव हो चुका था इसलिए गिर्द व गुबार दब गया था। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताकजान करने के बाद चुपचाप घरों का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको बोल गई क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक अंजन नमूदार हो गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि अंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। यह अजीब और गरीब ख्याल दिमाग से निकालने की खातर जब उसने सड़क की जानिब देखा तो इसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखा था। सुल्ताना ने हाथ से इसे इशारा किया। उस आदमी ने अधर उधर देखकर एक लतीफ इशारे से पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने इसे रास्ता बता दिया। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा मगर फिर बड़ी फीर्ती से ऊपर चला आया। सुल्ताना ने इसे दरी पर बैठाया। जब वो बैठ गया तो उसने सिलसिला गुफ्तगू शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आधे डर रहे थे। वो आदमी ये सुनकर मुस्कुराया। तुम्हें कैसे मालूम? हवा डरने की बात ही क्या थी? उस पर सुल्ताना ने कहा, ये मैंने उस लिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोच कर उधर आए। वो ये सुनकर फिर मुस्कुराया। तुम्हें गलतफहमी हुई। मैं तुम्हारे ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था। वहां कोई औरत खड़ी एक मर्द को ठेंगा दिखा रही थी। मुझे ये मंजर पसंद आया। फिर बालकोनी में सब्ज बल्ब रोशन हवा तो मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज रोशनी मुझे पसंद है। आंखों को बहुत अच्छी लगती है। ये कह उसने कमरे का जायजा लेना शुरू कर दिया। फिर वो अट खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे उस मकान को देखना चाहता हूँ। चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ। सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से उन कमरों का मुआयना किया। जब वो दोनों फिर इसी कमरे में आ गए जहां पहले बैठे थे तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शंकर है। सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा। वो मतवस्त कद का मामूली शक्ल और सूरत का आदमी था मगर उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर साफ और शिफाफ थीं। कभी कभी उनमें एक अजीब किस्म की चमक भी पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था। कंटियों पर उसके बाल सफेद हो रहे थे। खाकिस्तरी रंग की गरम पतलून पहने था। सफेद कमीज थी जिसका कालिर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ उस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था शंकर के बजाय सुल्ताना गाहक है। उस एहसास ने सुल्ताना को कदरे परेशान कर दिया। चनाचा उसने शंकर से कहा, फरमाइए। शंकर बैठा था, ये सुनकर लेट गया। मैं क्या फरमाऊं? कुछ तुम ही फरमाओ। वलायत महीने है मुझे। जब सुल्ताना कुछ न बोली तो वो अड़ बैठा। मैं समझा, लो अब मुझसे सुनो, जो कुछ तुमने समझा गलत है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कुछ देख जाते हैं। रिएक्टरों की तरह मेरी भी फीस है। मुझे जब बुलाया जाए तो फीस देना ही पड़ती है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गई मगर उसके बावजूद इसे बेख्तियार हंसी आ गई। वो काम क्या करते हैं? शंकर ने जवाब दिया, यही जो तुम लोग करते हो। क्या? तुम क्या करती हो? मैं कुछ भी नहीं करती। मैं भी कुछ नहीं करता। सुल्ताना ने भना कर कहा, ये तो कोई बात ना हुई। वो कुछ न कुछ तो जरूर करते होंगे। शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तुम भी कुछ न कुछ जरूर करती होगी। झक मारती हूँ। मैं भी झक मारता हूँ। तो आओ दोनों झक मारें। मैं हाजिर हूँ मगर झक मारने के लिए दाम मैं कभी नहीं दिया करता। होश की दवा करो। यह लंगर खाना नहीं। और मैं भी वॉलंटियर नहीं हूँ। सुल्ताना यहाँ रख गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर कौन होते हैं?
शंकर ने जवाब दिया, आलू के पठे। मैं भी आलू की पठी नहीं। मगर वो आदमी खुदा बख्श जो तुम्हारे साथ रहता है जरूर आलू का पठा है। क्यों? उसलिए कि वो कई दिनों से एक ऐसे खुदा रसीदा फकीर के पास अपनी किस्मत खलवाने की खातर जा रहा है जिसकी अपनी किस्मत जंग लगे ताले की तरह बंद है। ये कहकर शंकर हंसा। उस पर सुल्ताना ने कहा, तुम हिंदू हो, इसीलिए हमारे उन बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हो। शंकर मुस्कराया, ऐसी जगहों पर हिंदू मुस्लिम सवाल पैदा नहीं हुआ करते। बड़े बड़े पंडित और मौलवी अगर यहाँ आए तो वो भी शरीफ आदमी बन जाएं। जाने तुम क्या उटपटांग बातें करते हो। बोलो रहोगे इसी शर्त पर जो पहले बता चुका हूँ। सुल्ताना अट खड़ी हुई। तू जाओ रास्ता पकड़ो। शंकर आराम से अट्ठा। पतलून की जेबों में उसने अपने दोनों हाथ खून से और जाते हुए कहा, मैं कभी कभी उस बाजार से गुजरा करता हूँ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो बुला लेना। मैं बहुत काम का आदमी हूँ। शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके मुतालिक सोचती रही। उस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। अगर वो इनवाले में आया होता जहां के वो खुशहाल थी तो उसने किसी और ही रंग में उस आदमी को देखा होता और बहुत मुमकिन है कि इसे धके देकर बाहर निकाल दिया होता, मगर यहाँ चूंकि वो बहुत उदास रहती थी उसलिए शंकर की बातें इसे पसंद आईं। शाम को जब खुदा बख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम आज सारा दिन कदर गायब रहे हो। खुदा बख्श थककर चोर चोर हो रहा था। कहने लगा, पुराने किला के पास से आ रहा हूँ। वहाँ एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं। इन्हीं के पास हर रोज जाता हूँ कि हमारे दिन फिर जाएं। कुछ इन्होंने तुमसे कहा? नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए। पर सुल्ताना, मैं जो उनकी खिदमत कर रहा हूँ वो अकारत कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल शामिल हाल रहा तो जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे। सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदा बख्श से रोनी आवाज में कहने लगी, सारा सारा दिन बाहर गायब रहते हो। मैं यहाँ पिंजरे में कैद रहती हूँ। न कहीं जा सकती हूँ न आ सकती हूँ। मुहर्रम सर पर आ गया है। कुछ तुमने उसकी भी फिक्र की कि मुझे काले कपड़े चाहें। घर में कोटी कोड़ी तक नहीं। पिंगनियां थी सो वो एक एक करके बुक गई। अब तुम ही बताओ क्या होगा। यूं फकीरों के पीछे कब तक मारे मारे फरा करोगे। मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दहली में खुदा ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो अपना काम शुरू कर दो। कुछ तो सहारा हो ही जाएगा। खुदा बख्श दरी पर लेट गया और कहने लगा, पर ये काम शुरू करने के लिए भी तो थोड़ा बहुत सरमाया चाहिए। खुदा के लिए अब ऐसी दुख भरी बातें न करो। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो सकते। मैंने सचमुच इन बाला छोड़ने में सख्त गलती की, पर जो करता है अल्लाह ही करता है और हमारी बेहतरी ही के लिए करता है। क्या पता है कि कुछ देर और तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद हम। सुल्ताना ने बात काट कर कहा, तुम खुदा के लिए कुछ करो। चोरी करो या डाका मारो, पर मुझे एक शलवार का कपड़ा जरूर ला दो। मेरे पास सफेद बोस्की की कमीज पड़ी है। उसको मैं रंगवा लूंगी। सफेद निनॉन का एक नया दुपट्टा भी मेरे पास मौजूद है। वही जो तुमने मुझे दिवाली पर ला कर दिया था। ये भी कमीज के साथ ही काला रंगवा लिया जाएगा। एक सिर्फ शलवार की किसिर है। सो वह तुम किसी न किसी तरह पैदा कर दो। देखो तमही मेरी जान की किस्म किसी न किसी तरह जरूर ला दो। मेरी भती खाओ अगर ना लाओ। खुदा बख्श अड़ बैठा। तुम ख्वाह मख्वाह जोर दिए चली जा रही हो। मैं कहाँ से लाऊंगा। फीम खाने के लिए तो मेरे पास पैसा नहीं। कुछ भी करो मगर मुझे 4.5 गुस काली साटन ला दो। ला करो कि आज रात ही अल्लाह 2-3 आदमी भेज दे। लेकिन तुम कुछ नहीं करोगे। तुम अगर चाहो तो जरूर इतने पैसे पैदा कर सकते हो। जंग से पहले ये साटन 12-14 आना गुस मिल जाती थी। अब ₹1.25 गुस के हिसाब से मिलती है। 4.5 गुसों पर कितने रुपए खर्च हो जाएंगे। तुम कहती हो तो मैं कोई हेला करूंगा। ये कहकर खुदा बख्श उठा। लो अब उन बातों को भूल जाओ। मैं होटल से खाना लाऊं। होटल से खाना आया। दोनों ने मिलकर जहर मार किया और सो गए। सुबह हुई। खुदा बख्श पुराने किले वाले फकीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही। कुछ देर सोई रही। अधर अधर कमरों में टालती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफेद निनुन का दुपट्टा और सफेद बोस्की की कमीज निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहां रंगने का काम भी होता था। ये काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताबें पढ़ीं जिनमें उसकी देखी हुई फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। ये किताबें पढ़ते पढ़ते वो सो गई। जब उठी तो 4 बज चुके थे क्योंकि धूप आंगन में से मोरी के पास पहुंच चुकी थी। नहा धोकर फारग हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकोनी में आ खड़ी हुई।
करीबन 1 घंटा सुल्ताना बालकोनी में खड़ी रही। शाम हो गई थी। बत्तियां रोशन हो रही थीं। नीचे सड़क में रौंद के आसार नजर आने लगे। सर्दी में थोड़ी सी शिद्दत हो गई थी मगर सुल्ताना को ये नागवार मालूम ना हुई। वो सड़क पर आते जाते टांगों और मोटरों की तरफ एक अरसा से देख रही थी। दफ्तर से शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और इसे ऊपर बुला लिया। जब शंकर ऊपर आ गया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बुला सोचे समझे इसे इशारा कर दिया था। शंकर बेहद मुतमईन था जैसे उसका अपना घर है। चुनाचा बड़ी बेतकलीफी से पहले रोज की तरह वो गाँव तक या सर के नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात न की तो उससे कहा, तुम मुझे 100 दफा बुला सकती हो और 100 दफा ही कह सकती हो कि चले जाओ। मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज नहीं हवा करता। सुल्ताना शिशवोपंज में गिरफ्तार हो गई, कहने लगी, नहीं बैठो, तमही जाने को कौन कहता है। शंकर उस पर मुस्कुरा दिया। तो मेरी शर्तें तमही मंजूर हैं। कैसी शर्तें? सुल्ताना ने हंसकर कहा, क्या नकाह कर रहे हो मुझसे? नकाह और शादी कैसी? न तुम उम्र भर में किसी से नकाह करोगी ना मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं। छोड़ो उन फजूलियात को, कोई काम की बात करो। बोलो क्या बात करूं? तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे 2 घड़ी दिल बहल जाए। उस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी ही दुकानदारी नहीं, और कुछ भी है। सुल्ताना ज़हनी तौर पर अब शंकर को कबूल कर चुकी थी। कहने लगी, साफ साफ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जो दूसरे चाहते हैं। शंकर अटकर बैठ गया। तुम में और दूसरों में फिर फर्क ही क्या रहा? तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं। उनमें और मुझ में जमीन व आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पूछना नहीं चाहे खुद समझना चाहें। सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की उस बात को समझने की कोशिश की फिर कहा, मैं समझ गई। तो कहो क्या इरादा है? तुम जीते, मैं हारी। पर मैं कहती हूँ, आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल न की होगी। तुम गलत कहती हो। इसी मुहल्ले में तमही ऐसी सादा लोग औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेगी कि औरत ऐसी जल्द कबूल कर सकती है जो तुम बगैर किसी एहसास के कबूल करती रही हो। लेकिन उनके ना यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में मौजूद हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना? सुल्ताना ही है। शंकर हट खड़ा हवा और हंसने लगा। मेरा नाम शकर है। ये नाम भी अजबोर पे टांग होते हैं। चलो आओ अंदर चलें। शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा, शंकर मेरी एक बात मानोगे? शंकर ने जवाबन कहा, पहले बात बताओ। सुल्ताना कुछ झींक सी गई, तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ मगर। कहो कहो, टक क्यों गई हो? सुल्ताना ने जरक से काम लेकर कहा, बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं काली शलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे दुखड़े तो तुम मुझसे सुन ही चुके हो। कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद था जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है। शंकर ने ये सुनकर कहा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ रुपए दे दूं जो तुम ये काली शलवार बनवा सको? सुल्ताना ने फौरन ही कहा, नहीं, मेरा मतलब यह है कि अगर हो सके तो तुम मुझे एक काली शलवार ला दो। शंकर मुस्कुराया, मेरी जीब में तो इत्तफाक से कभी कुछ होता है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा। मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें ये शलवार मिल जाएगी। ले बस अब खुश हो गई। सुल्ताना के बुंदों की तरफ देखकर शंकर ने पूछा, क्या ये बुंदे तुम मुझे दे सकती हो? सुल्ताना ने हंसकर कहा, तुम उन्हें क्या करोगे? चांदी के मामूली बुंदे हैं। ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए के होंगे। उस पर शंकर ने कहा, मैंने तुमसे बंदे मांगे हैं। उनकी कीमत नहीं पूछी। बोलो, देती हो? ले लो। ये कहकर सुल्ताना ने बुंदे उतार कर शंकर को दे दिए। उसके बाद अफसोस हुआ मगर शंकर जा चुका था। सुल्ताना को कतन यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा मगर 8 रोज के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो शंकर खड़ा था। अखबार में लपटी हुई चीज उसने सुल्ताना को दी और कहा, साटन की काली शलवार है। देख लेना, शायद लंबी हो। मैं चलता हूँ। शंकर शलवार देखकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से न की। उसकी पतलून में शकनें पड़ी हुई थीं। बाल बिखरे हुए थे। ऐसा मालूम होता था कि अभी अभी सोकर उठा है और सीधा अधर ही चला आया है। सुल्ताना ने कागज खोला। साटन की काली शलवार थी ऐसी ही जैसी कि वो मख्तार के पास देखकर आई थी।
सुल्ताना बहुत खुश हुई। बंदों और उस सौदे का जो अफसोस इसे हवा था उस शलवार ने और शंकर की वद्दाइफाई ने दूर कर दिया। दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री वाले से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आए। तीनों काले कपड़े उसने जब पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाज़ा खोला तो मख्तार अंदर दाखिल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा, कमीज और दुपट्टा तो रंगा हवा मालूम होता है, पर यह शलवार नहीं है। कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी लाया है। ये कहते हुए उसकी नजरें मख्तार के कानों पर पड़े। ये बुंदे तुमने कहाँ से लिए? मख्तार ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए हैं। उसके बाद दोनों को थोड़ी देर तक खामोश रहना पड़ा।